हेलो फ्रेंड्स, अफजल ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और हम इस क्लास में आज अध्ययन करने वाले हैं कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा। पिछली क्लास में हमने जो है तो भारत की स्थिति और विस्तार को पढ़ा था। भारत के स्थिति और विस्तार के एक एक पहलुओं पर, एक एक बिंदुओं पर हमने डीप अध्ययन किया था और मुझे लगता है कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करवा दिए थे जो भी आपके जो है एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण थे। आज की क्लास हमारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही रोमांचक क्लास होने वाली है। और इस क्लास में मैं कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा जो एक टॉपिक हमारा है, काफ़ी रोमांचक टॉपिक है और इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो है इसका अध्ययन करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कर्क रेखा क्या है या कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है या फिर भारतीय मानक समय रेखा क्या है। इसके एक एक छोटे छोटे पहलुओं पर हम यहाँ पर गहरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सबको पता है फ्रेंड्स कि जो कर्क रेखा है तो वो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर भी गुजरती है। सबसे पहले बात यह है कि जो कर्क रेखा है तो वो भारत के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा से और जो है इस कर्क रेखा से कई सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उसको भी थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं। आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है तो इस पृथ्वी पर कुछ जो है अक्षांश, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो कुछ भौगोलिक दिशाओं के साथ जो है ये जो है अक्षांश रेखाएं उस क्षेत्र को बहुत प्रभावित करती हैं। सबसे पहले हम उस जो है देख लेते हैं उसके बारे में फिर आगे हम देखते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा। यहाँ पर एक हम पृथ्वी का मैप ड्रॉ करते हैं और उस पृथ्वी के मैप ड्रॉ करने के बाद उस पृथ्वी पर कुछ प्रमुख जो अक्षांश रेखाएं हैं जो वहाँ के क्षेत्र को प्रभावित करती हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पृथ्वी का मैप बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारी पृथ्वी का एक मैप है। इस तरीके से अब इस पृथ्वी पर एक रेखा जो बीचों बीच से गुजरती है फ्रेंड्स, ये रेखा, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को हम विषुवत वृत्त भी कहते हैं। इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त। या इसे वृत्त की संज्ञा क्यों दी जाती है? इसके लिए दी जाती है क्योंकि जो वृत्त, ये जो रेखा है ये इसने पूरी पृथ्वी को एकदम सर्कल से घेरा हुआ है, इसी के लिए इसको वृत्त की संज्ञा दी जाती है। तो विषुवत वृत्त अब ये क्या करती है? जो विषुवत वृत्त है ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। जो ऊपर वाला भाग हो जाता है ये हो जाता है आपका उत्तरी गोलार्ध और जो ये नीचे वाला भाग है ये हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। यानी ये भाग हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध और ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, तो इसके अलावा कुछ और रेखाएं हैं जो यहाँ पर गुजर रही होती हैं, उसको हम यहाँ समझेंगे। एक रेखा जो यहाँ से ये गुजर रही होती है उत्तर में, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये उत्तरी अक्षांश है। और एक रेखा इसके भूमध्य रेखा से नीचे यहाँ पर ये भी 23.5 डिग्री ये साउथ में गुजर रही होती है क्योंकि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो इसके अलावा एक रेखा यहाँ से भी गुजर रही होती है, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है आपका, यानी उत्तरी गोलार्ध। और एक ये यहाँ पर भी है, ये भी आपका क्या है? ये 66.5 डिग्री साउथ है। तो इन रेखाओं के नाम भी हम यहाँ जानेंगे। देखिए जो 23.5 डिग्री, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर एक रेखा ये है, तो ये रेखा है मकर रेखा। ठीक, उसी तरीके से जो ये 23.5 डिग्री साउथ पर ये विषुवत वृत्त के नीचे है, ये इसको कहते हैं, सॉरी, ये वाली जो रेखा है, ये नॉर्थ वाली जो रेखा है तो ये कर्क रेखा है। इसको हम कर्क रेखा कहेंगे, सॉरी, ये कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री नॉर्थ पे जो खींची हुई रेखा ये क्या है? कर्क है। और उसके बाद जो है भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा के नीचे ये जो 23.5 डिग्री साउथ पे रेखा खींची हुई है, इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे मकर रेखा। उसके साथ साथ ये जो 66.5 डिग्री पर एक रेखा खींची हुई है ये कहलाती है आर्कटिक वृत्त। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी आर्कटिक वृत्त। उसके बाद एक यहाँ पर जो ये 66.5 डिग्री ये रेखा ये कहलाती है आपकी अंटार्कटिक वृत्त।
अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है। तो अब इन रेखाओं ने क्या किया है कि इनके जो बीच का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी सारा परिवर्तन किया है, जलवायु में परिवर्तन किया है। इस तरीके से आप यहाँ देखोगे कि जो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के जो ये बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये यहाँ की जो ये क्षेत्र है, तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ये जो क्षेत्र क्या कहलाएगा? ये क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय, यानी अंग्रेजी में इसे कहेंगे ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। उसके बाद जो ये मकर रेखा, यानी ये आप देख पा रहे हो, यानी कर्क रेखा और अंटार्कटिक वृत्त का जो ये क्षेत्र है, ये वाला, तो यहाँ का जो ये जो क्षेत्र है, ये यहाँ की जो जलवायु कहलाएगी या ये कहलाएगा उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय। और यहाँ के ऊपर का ये जो आपका उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव, तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ की जो कहलाएगा आपका, यानी 66.5 से ऊपर, तो ये कहलाएगा आपका शीत कटिबंध। ये क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। उसके बाद फिर ये आपका यानी मकर रेखा से और आर्कटिक वृत्त तक का जो ये क्षेत्र है, यहां की भी जलवायु क्या होगी? उपोष्ण होगी। क्या होगी? उपोष्ण। उपोष्ण हो जाएगी। और उसके नीचे ये जो यहाँ की जो ये जलवायु जो क्षेत्र हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। ये क्या हो जाएगा? शीत कटिबंध। ठीक। तो इस तरीके से आप देखोगे यहां पर। और हमारा भारत कहां पे स्थित है? हमारा भारत स्थित है यहां पर। यहां पर हमारा भारत स्थित है, यहां पर इस तरीके से। भाई कर्क रेखा बीच से ही तो गुजर रही है। अब यहां पर एक प्रश्न ये उठता है, आपके मन में विचार उठता होगा कि सर की जो भारत का जो आधा हिस्सा है, वो आधा हिस्सा तो ट्रॉपिकल है। अब भारत की जलवायु की बात की जाए तो भारत की जो जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। यहां हम लिख देते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी शब्द का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं क्योंकि भारत में जो होता है तो कुछ जो है मानसूनों के द्वारा ही वर्षा होती है और इन जो है मानसूनों से काफ़ी सारा प्रभावित होता है क्षेत्र। इसी के लिए भारत की जो जलवायु को मानसूनी कहा गया है। उत्तर जो है दक्षिण पश्चिम से उठने वाले जो मानसून होते हैं, इससे क्या होती है? भारत में वर्षा होती है। फिर एक और मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून, इससे भी वर्षा होती है। तो इस तरीके से भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। लेकिन हमारा जो, और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल क्षेत्र, लेकिन हमारा जो आपके मन में प्रश्न रहेगा कि सर भारत तो आधा स्थित है उष्ण में, आधा आपने ये कहा उष्ण समझ में आता है, लेकिन ऊपर का भाग आपने कहा ये नहीं समझ में आता क्योंकि ये जो क्षेत्र है तो ये उपोष्ण में स्थित है। भाई कहाँ पर स्थित है ये क्षेत्र? कहाँ पर स्थित है? ये उपोष्ण में स्थित है। तो क्यों हो गया पूरी जलवायु जो है आपकी जो है उष्णकटिबंधीय? क्योंकि भारत का जो इसकी भौतिक संरचना है और कुछ ऐसे भौगोलिक जो चीज़ें हैं जो उनकी अवस्थिति के कारण भारत की जो पूरी जलवायु है वो जलवायु उष्णकटिबंधीय हो जाती है। कैसे? देखिए भारत, मैंने बताया था आपको, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर स्थित है क्या? इस तरीके से स्थित है हमारा हिमालय। ये क्या है? ये हमारा हिमालय है, हिमालय। और यहीं पर ये स्थित है ये डेजर्ट, जिसको कहते हैं थार का मरुस्थल या थार का रेगिस्तान, थार का मरुस्थल, इसको मरुस्थल कह लीजिए आप। तो इन दोनों की अवस्थिति ने भारत की जो जलवायु को उष्णकटिबंधीय बना डाला है। ये जो आगे जब आपको जलवायु विज्ञान पढ़ाएंगे तो उसमें हम डीप चर्चा करेंगे क्यों ऐसा हुआ है। तो ये हमने जान लिया, यानी कहने की मतलब है कि जो भारत की जो जलवायु है कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। अब इसमें क्या होता है, एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर जलवायु का परिवर्तन क्यों होता है? क्यों जो है 23.5 यानी मकर और जो है
कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है गर्म क्यों होता है, उष्ण क्यों होता है? तो इसके लिए इसके पीछे कारण ये है कि जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य है, तो वो भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती एकदम सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो होगा तो वो सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या पड़ेंगी? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो सीधी जब किरणें पड़ती हैं तो इस क्षेत्र में गर्मी ज़्यादा होती है, और यहाँ पर तिरछी किरणें पड़ती हैं, सूर्य की किरणों में उतनी शक्ति नहीं होती, इसी के लिए वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है ठंडा क्षेत्र होता है। तो ये हमने समझ लिया, इसको हम मिटा देते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने भारत की जलवायु जान ली कि भारत की जलवायु कैसी है। अब हम जानते हैं, कर्क रेखा के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि कर्क रेखा। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, देखिए जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। कि कहाँ से गुजरती है? भारत के 8 प्रदेशों से गुजरती है, और एकदम भारत के मध्य से भी गुजरती है। तो यहाँ लिखते हैं कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ठीक, मध्य से गुजर रही है, और यह 8 प्रदेशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये जो है 8 भारत के प्रदेशों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से प्रदेश हैं, आइए हम और अब जानते हैं। देखिए सबसे पहला यहां पर पड़ेगा आपका गुजरात। ये क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद यहां पे पड़ेगा आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। झारखंड के बाद यहां पर पड़ेगा पश्चिम बंगाल। ठीक, पश्चिम बंगाल पड़ेगा यहां पर। इसको थोड़ा आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा है, इसको स्पष्ट लिख देते हैं यहां पर, पश्चिम बंगाल। ठीक, और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 हो गए। और पश्चिम बंगाल के बाद जो कर्क रेखा है तो एक देश में इंटर होती है, और उस देश का नाम है बांग्लादेश। यानी कर्क रेखा जो पश्चिम बंगाल के बाद डायरेक्ट त्रिपुरा में इंटर नहीं होती है। यहाँ पर एक देश है जिसको कहते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है तो ये पाकिस्तान का पहले भाग था, लेकिन अब ये स्वतंत्र देश हो गया है, तो ये बांग्लादेश में इंटर करेगा। और बांग्लादेश में इंटर के बाद ये इंटर करेगा, यहाँ पर एक स्टेट है यहाँ पर जिसको कहते हैं त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद यहाँ पर एक स्टेट पड़ेगा आपको मिजोरम। तो उस तरीके से अब 8 स्टेट हो गए। कौन से स्टेट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 स्टेट्स से जो है ये कर्क रेखा गुजर रही होती है। अब इसमें जो है आपसे आयोग जो है तो इनके क्रम पूछ सकता है, आपसे इनसे क्रम पूछ लेगा कि पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए, ठीक है, या पूर्व से पश्चिम का क्रम बताइए, तो ये भी पूछ सकता है आपसे। अब हम बात कर लेते हैं इसमें जो है इन स्टेट की राजधानी के बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। देखिए इसमें एक यहाँ जो एक स्टेट पड़ता है आपका, आप देखोगे यहाँ पर
गुजरात की एक राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। गांधी नगर। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर। मध्य प्रदेश की भोपाल। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। झारखंड की रांची है। रांची। और इसकी कोलकाता है। क्या है? कोलकाता। कोलकाता ये हमने जाना। उसके बाद त्रिपुरा की जो राजधानी, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इंटर कर रहा हूँ जो है इसके कैपिटल्स को, आप भी उसी तरीके से कैपिटल्स को एंट्री करिएगा। देखिए त्रिपुरा की जो कैपिटल्स है वो क्या है, यहाँ लिख देते हैं हम। अगरतला। और मिजोरम की कैपिटल है, ये है आइजोल। ठीक। अब इसके पैटर्न को समझिए। देखिए इसमें क्या है, इसमें अब आपसे प्रश्न कैसे बनाएगा वो आप इसको देखिए। देखिए इसमें यूपीएससी कई प्रकार के प्रश्न बना सकता है। इसमें आपसे कहेगा कि कर्क रेखा से, यानी वो कितने प्रदेश हैं जिनकी जो कैपिटल्स है वो कर्क रेखा के उत्तर में है और दक्षिण में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कर्क रेखा से, यानी जो प्रदेश हैं, 3 प्रदेशों की जो है राजधानियां, जो कैपिटल्स हैं वो उत्तर में है, जिसमें से जयपुर और त्रिपुरा की अगरतला और मिजोरम की आइजोल। तो क्या होता है कि यहाँ हम लिखते हैं इसको, यानी 3 प्रदेशों के नाम हम लिख देते हैं यहाँ पर। एक राजस्थान, दूसरा है आपका त्रिपुरा, और तीसरा है आपका मिजोरम। तो 3 प्रदेशों राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम की राजधानी, जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूं आप भी उसी तरीके से लिखिए। राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, उत्तर में है। ठीक, इस तरीके से उत्तर में है, जिसमें से आपका है जयपुर और अगरतला और आइजोल। बाकी की जो शेष हैं, जिसमें गांधीनगर, भोपाल, रायपुर, रांची, कोलकाता, इन सब की जो कैपिटल्स हैं वो क्या हैं, वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। ये चीज़ें लिखने की आवश्यकता नहीं, इसको तो आप समझ ही जाओगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बाकी इसमें हो गई ये चीज़ें इसमें। अब इसमें एक प्रश्न और आपसे कह सकता है, पूछ सकता है, इससे बना सकता है कि इन प्रदेशों में किस प्रदेश की जो कैपिटल है वो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है और सबसे दूरस्थ है। यानी सबसे नज़दीक कौन सी प्रदेश की कैपिटल्स है, कर्क रेखा जो समीप हो, और सबसे दूरस्थ कौन है, इसको भी ये पूछ सकता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि जो सबसे दूरस्थ है, यानी राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूरी पर स्थित है। दूरी पर स्थित है। ठीक, सबसे दूरी पर स्थित है जो है जयपुर, जो कर्क रेखा है इससे सबसे ज़्यादा जो दूरी पर स्थित है जयपुर। उसके बाद बात करते हैं कि सबसे निकटतम की बात करते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे हम झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे
नजदीक, नजदीक का मतलब क्या है? समीप, समीप स्थित, ठीक है, सबसे समीप स्थित है, राजधानी जो कर सबसे समीप स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न अब आयोग पूछता है आपसे। कई सारा उसका जो प्रश्न पूछने का जो उसका पैटर्न है वो लगभग बदल रहा है। तो अब आपको एडवांस तरीके से समझना होगा। अगर एडवांस तरीके से नहीं समझोगे तो आप कर नहीं सकते। तो इसको आपको एडवांस थिंकिंग करनी है और इसके हिसाब से समझना है। अब पहले क्या होता था, आपसे सिर्फ स्टेट पूछता था कि भाई कौन कौन से स्टेट है जो करके रेखा पे स्थित हैं। लेकिन अब वो ऐसा नहीं पूछता है। अब वो कहता है कि अब इसमें जो तरीके से मैंने आपको बताया, किस तरीके से घुमावदार प्रश्न पूछेगा उससे और आपको कंफ्यूज कर देगा। तो इसी तरीके से एकदम डीप आपको चीज़ों को समझना है। अब इसमें एक पॉइंट और वो पूछ सकता है कि इन 8 प्रदेशों में किस प्रदेश में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी, यानी सबसे अधिक दूरी उस पर तय करती है, यानी सबसे ज़्यादा जो लंबा जो समय लेती है वो किस रेखा सबसे देश में, तो वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में, यहाँ हम लिख भी देते हैं, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा, यानी इसका जो स्थान है मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है काफ़ी जो है लंबी दूरी तय करती है। रेखा लंबी दूरी तय करती है, लंबी दूरी तय करती है, ठीक, लंबी दूरी तय करती है। और जो है इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो इसको मिटाते हैं और अब हम दूसरे अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है भारतीय मानक समय रेखा। यहां हम लिख देते हैं भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, इंडियन। तो यदि इसको अंग्रेजी मैंने लिख दिया था, लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अब इसको थोड़ा मिटा देते हैं, दोबारा इसको हम बनाएंगे। तो यहां पर हम एक भारत का चित्र, एक मानचित्र और डेवलप कर लेते हैं। देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी सीखनी है तो आपको मैपिंग बनाना ज़रूर आना चाहिए। बिना मैपिंग के आप भूगोल की कल्पना नहीं कर सकते हैं या भूगोल को सीख नहीं सकते हैं। तो आपको मैपिंग ज़रूर आनी चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको मैप बनाना आना चाहिए। तो हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा। जो मानक समय रेखा होती है तो ये समय का निर्धारण करती है। मानक समय क्या होती है? जो मानक समय रेखा होती है ये समय का निर्धारण करती है, या जो देशांतर रेखा होती है तो समय का जो निर्धारण होता है, इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि समय का जो निर्धारण होता है, वो देशांतर रेखा से होता है। ठीक है, देशांतर रेखा से होता है। अब इसमें हम समझेंगे कि जो हमारी इसमें कैसे, आपको मैंने बताया था कि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, इस तरीके से समझाया था मैंने आपको कि इस तरीके से ये एकदम ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। जो इस तरीके से, मान लीजिए कोई टेबल पर हमने इस रेखाओं को बिछा दिया है, तो इस तरीके से ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं ये रेखाएं, उसी तरीके से इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए कि ये 30 रेखाएं हैं। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि
ये जो स्थान है आपका यहाँ से लगा करके, यानी यहाँ से ये यहाँ पर एक है 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ से लगा करके यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट तक। यहाँ पर इनके बीच में जो थी वो टोटल 30 अक्षांश रेखाएं थी। कितनी थी? 30 अक्षांश रेखाएं थी। यानी अब इसको दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि गुजरात से लगा करके अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, इसको यहाँ हम समझेंगे। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये आपका है गुजरात और ये आपका है अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी कैसी है? ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और हमारी जो पृथ्वी है इस तरीके से वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और ये क्या करती है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, पूर्व की ओर गति करती है। इसको एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। यानी ये 1 घंटे में 24 घंटे का इसको होती है। और इसे जो है इसी तरीके से इसको हम समझेंगे कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो 360 होती हैं। कितनी होती हैं? 360 रेखाएं होती हैं। तो 360 बाकी कितनी होती हैं? 24। तो टोटल इसको जब हम इसका गुणा भाग करेंगे तो ये टोटल कुछ 15 डिग्री बचेगी। यानी पृथ्वी जो है तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। तो उसी तरीके से फिर एक डिग्री कितने मिनट में घूमेगी? तो उसके लिए सीधा है कि एक है आपका 15 और एक जो है घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मिनट। तो कितने मिनट हो जाएंगे? 4 मिनट। यानी पृथ्वी जो हमारी है तो एक जो है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। तो इसको किस तरीके से समझेंगे? अब इसमें एक बात और जान लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है तो वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, लेकिन आप देखो कि जो हमारा सूर्य है तो वो कभी भी आपको जो है पूर्व से पश्चिम जाता हुआ दिखाई देगा। भाई पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूर्व, लेकिन जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम क्यों जाता दिखाई देगा? क्यों ऐसा उल्टा होता है? देखिए, भौतिकी का एक नियम है कि जब किसी स्थिर वस्तु के सामने हम गुजरते हैं तो वो चीज़ हमें उल्टी जाते हुए दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य भी स्थिर नहीं है, ये भ्रम है। बहुत सारे लोग कहते हैं सूर्य स्थिर है, पृथ्वी, लेकिन सूर्य भी अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। जब आप एस्ट्रोनॉमी पढ़ोगे तो उसमें आपको डीप पता चलेगा कि जो सूर्य है ये भी क्या कर रहा है? ये भी जो है चक्कर लगा रहा है अपनी गैलेक्सी का। हमारे सूर्य को, हमारी जो गैलेक्सी है जिसका नाम है मंदाकिनी, तो यानी सूर्य का अपनी एक मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ साल लगते हैं। सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है मंदाकिनी का, और उसे एक पूरा चक्कर करने में लगते हैं 25 करोड़ साल। यानी एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी जो है सूर्य को पूरा करने में लगते हैं 25 करोड़ साल, जिसे कॉस्मिक ईयर कहा जाता है। तो उसी तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अब आप देखोगे, इसमें मैंने बताया था आपको कि यानी गुजरात से लगा करके अरुणाचल तक के बीच में जिस तरीके से हमने निकाला कि 4 मिनट में पृथ्वी एक डिग्री घूमती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो यानी यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में लगभग जो है 30 अक्षांश रेखाएं गुजर रही थी। तो कैसे? यानी अगर हम इसको 4 से, यानी 30 को 4 से गुणा करते हैं तो टोटल 120 मिनट यानी 2 घंटे निकलता है। यानी गुजरात से लगा करके अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर है। इसमें क्या है आप इसको समझ लीजिए। देखिए कैसे होता है इसमें अंतर। ये है यानी ये हमारा स्थित है जो है सूर्य, यहाँ पर हमारा है सूर्य, और सूर्य इस तरीके से, और ये हमारा पृथ्वी है। इस तरीके से आप इसको समझो पहले कि ये जो है आपकी एक रेखा है, देशांतर रेखा, इसको ग्रीनविच कहते हैं। ये एक रेखा, ये हमारा भारत कहाँ पर स्थित है? हमारा भारत यहाँ पर स्थित है। और तो जब पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व करेगी तो अगर सूर्य का प्रकाश यहाँ आएगा, यहाँ सूर्य का प्रकाश आ रहा है अगर, तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? पूर्व में पड़ेगा। और पूर्व में कहाँ? पूर्व में स्थित है अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहले जो है तो उजाला कहाँ होगा? सवेरा कहाँ होगा? तो वो होगा, सबसे पहले सवेरा होगा आपका अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यही जो है आगे पड़ता है। तो इस तरीके से यानी इसको समझेंगे कि यानी यहाँ से लगा करके इसके प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे का समय लगेगा। हमारा जो सूर्य है तो उसके प्रकाश को
यानी उसके प्रकाश को, उसकी जो गति होती है, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, तो इसके ये प्रकाश, इसके एक दायरे में ही इसका प्रकाश जा सकता है। क्या होता है, यानी ये इस तरीके से समझो, यानी मान लो इसकी जो इस तरीके से देशांतर रेखाएं हैं, ये मान लो ये 6 डिग्री है, ये 12 डिग्री है, ये 18 डिग्री है। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है तो वो 18 डिग्री तक ही पहुंच पाता है, यानी जो अंतिम जो इसका वो होता है ये यहाँ तक ही पहुंच पाएगा, यहाँ तक, इसके बाद ये नहीं जा पाता है। यानी जब इसका प्रकाश यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर जब इसका 6 डिग्री पे इसका प्रकाश पहुँचेगा तो उस स्थिति को कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है सिविल टू लाइट। क्या कहेंगे, सिविल टू लाइट। जब इसका प्रकाश पहुँचेगा यहाँ पर 12 पे तो उसे कहा जाएगा नॉटिकल टू लाइट, नॉटिकल टू लाइट। और जब ये 18 तक पर इसका पहुंचेगा इसका प्रकाश, उसे कहा जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टू लाइट। यहां तक ये हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर सूर्य यहां से उदित हुआ तो यानी जब मान लीजिए सूर्य की किरणें यहां पड़ रही है, ये हमारा सूर्य है, तो मान लो अगर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो सिर्फ यानी 18 डिग्री पर, यानी मान के चलो कि यहाँ से लगाकर अगर 30 है तो 18 यहीं पर आएगा, भाई यहीं पे तो 18 आएगा कि आगे थोड़े आएगा, यहीं पर 18 आएगा। तो यानी सूर्य का प्रकाश 18 तक ही पहुँचेगा, बाकी के गुजरात के जो क्षेत्र होगा वहाँ पर रात होगी। तो इस स्थिति को देखते हुए जो है एक समय रेखा की आवश्यकता हुई। पहले क्या था कि पहले वक्त में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन जब तीव्र गति से चलने वाले एरोप्लेन बने, तीव्र गति से चलने वाले शिप बने, उस दशा में वहाँ पर जो है इसकी आवश्यकता पड़ने लगी। आवश्यकता इसकी बहुत ज़रूरी हो गई कि भाई अब जो है चाहिए। क्या होता है कि इसको 82.5 ही क्यों चुना गया, बीच में चुना गया, क्योंकि ये एक ऐसा ये रेखा था जो बीच का स्थान है जो सारे प्रदेशों में संतुलन बिठा सकता है। 82.5 रखने का इसका कारण ये था कि 82.5 क्या होता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है कि आप 30 यानी 7.5 के गुणन में ही होना चाहिए, मतलब 30 डिग्री यानी 30 मिनट होना चाहिए, 7.5 का गुणन होना चाहिए, 7.5 गुणन कह लीजिए या 30 मिनट कह लीजिए, यानी 82.5 डिग्री 30 मिनट 60 मिनट, इस तरीके से 25.5 नहीं, इस तरीके से नहीं। तो उसी तरीके से क्या हुआ कि अब एक जो है मानक समय की आवश्यकता हुई और भारत के लोगों ने हमारी भारत जो है मानक समय रेखा को खींचा। तो ये रेखा जो खींची गई, तो ये खींची गई यहाँ से ये हो गई आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर ये रेखा खींची गई। क्यों खींची गई मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि ये रेखा जो थी ये समस्त यानी इधर के प्रदेशों को और इधर के प्रदेशों के बीच में संतुलन स्थापित करती थी। तो इस तरीके से ये रेखा खींची गई और ये जो रेखा थी तो इसको 82.5 डिग्री कहा गया। तो बात करते हैं, मान लीजिए कैसे कहाँ खींची गई। मान लो ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री ये रेखा है, तो यानी यहाँ पर स्थित है हमारा कहीं 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पर यही पर स्थित है हमारा ईस्ट में। हम कितने घंटे आगे हैं ग्रीनविच टाइम से, ये हम देखते हैं। सबसे पहले बात ये आप लोग जान लीजिए कि जब हम यानी इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, यानी ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है, ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी हमारी है इस तरीके से, ये ग्रीनविच है, ग्रीनविच मीन टाइम। और ये जो हमारी पृथ्वी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये पूर्वी वाला भाग होगा ये सबसे पहले यानी इधर जाएगा। तो अगर कोई देश कि अगर पूर्व में स्थित है यानी इस रेखा के, यानी जो ये रेखा है तो इसके जो पूर्व, ये पूर्व हो गया और ये जो रेखा हो गई ये पश्चिम हो गया। तो कोई भी रेखा अगर
इसके पूर्व में स्थित है। यानी अगर कोई रेखा कह लीजिए कि अगर पूर्व में स्थित है तो यहां पर समय को जो है जोड़ा जाएगा, समय जोड़ा जाएगा, और इधर पश्चिम में यहां पर समय घटाया जाएगा, समय घटाया जाएगा। उसी तरीके से आपको पता है कि हमारा भारत कहां पर स्थित है, हमारा भारत यहीं पर स्थित है। इस तरीके से मान लो ये देशांतर रेखा है, हमारा भारत कहां पर स्थित है, इसी तरीके से हमारा भारत ये स्थित है। तो ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है पूर्व में। तो यहां पर क्या होगा, समय जोड़ा जाएगा, यहां पर क्या होगा, समय जोड़ा जाएगा। इसी के लिए क्या होता है कि 0 डिग्री से, अब हम आगे बढ़ते हैं इसको, यानी इसको हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके से कि ये 0 है और ये 0 डिग्री है और ये 82.5 है। तो यहाँ पर समय जोड़ा जाएगा। तो कैसे इसको हम देखेंगे, तो सीधा सा बात है इसमें, यानी इसमें 75 है। कैसे हम घंटे आगे हैं, आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है तो वो एक जो है 15 जो है डिग्री 1 घंटे में घूमती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो पहले 75 को 82.5 में से हम 75 निकालेंगे। तो 75 निकाला हमने, तो इसको हमने 15 यानी 1 डिग्री 15 घूमती है। तो इसको हमने जब इसको जब हमने भाग किया तो निकल के आया 15 पचे, यानी 15 पचे 75 हो गया, 5 घंटे हो गए। जो इसमें यानी 82.5 में 75 निकाला हमने तो बचा कितना था, 7.5। तो जो 7.5 था तो उस 7.5 को यानी इस तरीके से भी लिख सकते हो आप और इस तरीके से भी लिख सकते हो। जब इसको हम 4 से गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 30 मिनट, 30 मिनट निकल के आएगा। यानी टोटल इसका हो जाता है 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। यानी जो हमारी जो ये यानी यहाँ से, यानी ये लंदन ग्रीनविच है, ग्रीनविच जो लाइन, जो ये ग्रीनविच रेखा है ये लंदन के ग्रीनविच प्रयोगशाला से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यानी ग्रीनविच से हम कितना घंटे आगे हैं, 5.5 घंटे। अगर यही हम यहाँ पर पश्चिम में होते तो 5.5 घंटा पीछे होते, लेकिन चूंकि हम पूर्व में हैं तो हमारा जो है समय जोड़ा जाएगा। तो यानी अगर प्रश्न किया जाए कि ग्रीनविच से हम कितने घंटे आगे हैं, तो हम आगे हैं 5.5 घंटे आगे हैं। ये हमने जान लिया। अब हम इसमें बात करते हैं, आपने ये जान लिया ना कि जो है हम कितना घंटे इसमें आगे हैं, जो है 2 घंटे आगे। यानी गुजरात से लगा करके अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर है, अंतर है 30 डिग्री का। और 30 डिग्री जब इसको हम करेंगे तो 4 3 12, यानी जब यहाँ पर जब 4 3 12 यानी 2 घंटे का अंतर है। यानी अगर जो है सुबह के 12 बजेंगे अरुणाचल प्रदेश में, यानी सॉरी अगर दोपहर के 12 बजेंगे तो गुजरात में उस समय वहाँ पर समय कितना होगा, वहाँ पर 10 बजेंगे, यानी सुबह के 10 बजेंगे और वहाँ पर दोपहर के 12 बज जाएंगे। तो ये स्थिति हमने ये जान ली है। आप चलिए और कुछ इसके विषय में थोड़ा और हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जब आगे हम आपको देशांतर और अक्षांश और देशांतर पढ़ाएंगे उसमें थोड़ा हम और आपको डीप बताने का इसमें कोशिश करेंगे, थोड़ा और बेहतर बताने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा इसमें और जान लीजिए। देखिए ये जो रेखा है, ये 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। यहाँ लिख देते हैं हम, भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। आप जान लीजिए कि ये रेखा तो है, लेकिन ये कब आप ये जाओ इसको मिर्ज़ापुर में ढूंढने लगो तो ये मिर्ज़ापुर में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो रेखा है ये एक काल्पनिक रेखा होती है। अक्षांश और देशांतर जो रेखाएं होती हैं ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये वैज्ञानिकों की दिमाग की उपज होती है। वैज्ञानिकों ने अपनी जो है अध्ययन की सुविधा के लिए खींच रखा होता है। तो ये चीज़ में आप भ्रम में मत रहिएगा। तो क्या है कि ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से होकर गुजरती है। ये भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है।
ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ लिख देते हैं, यह रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से कौन कौन से हैं, देखिए पहला इसमें है आपका, पहला है उत्तर प्रदेश, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है ये छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पर है उड़ीसा, और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो इन 5 स्टेट से ये रेखा गुजर रही होती है। एक पहला यहाँ पर है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आपका उड़ीसा, फिर आपका आंध्र प्रदेश। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो कर्क रेखा, जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये कहाँ से गुजरती है। तो आपको बताया उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से। और ये कितने प्रदेशों से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है। इसमें पहला आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। साथ ही साथ क्या होती है कि जो ये रेखा है, ये इस तरीके से यहाँ से एक रेखा गुजर रही होती है, ये कर्क रेखा। तो ये जो रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, ये कर्क रेखा से छत्तीसगढ़ में मिलती है। यानी जो छत्तीसगढ़ है, जो कर्क रेखा है, तो वो छत्तीसगढ़ में मकर रेखा को काटती है। या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय मानक समय रेखा है, ये कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी ज़रूरी है। यानी भारतीय मानक समय रेखा कर्क रेखा को छत्तीसगढ़ में काटती है। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है, ये भी जानना आपके कि भाई जो भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये कर्क रेखा से कहाँ पे कटती है, ये भी पूछ सकता है आपसे। यानी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण थे, उस सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर करवा दिया है आपसे। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो भारत के एक एक पहलुओं पर मैंने जो है गहन चीज़ें आपको बताई है। तो आशा है कि आपको क्लास बहुत बेहतर लगी होगी। और तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।